हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर जानवी के साथ बात करने के बाद मानवी अपने कमरे में आ गई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई और वापस आकर सोफे पर आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ गई। वहीं ऋषभ भी जब बालकनी में से फोन पर बात करते हुए कमरे में आया तो उसकी नज़र मानवी पर पड़ी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। साथ ही उसके चेहरे पर दिन की थकावट साफ दिख रही थी। वैसे तो ऋषभ उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसे इस तरह सोया देख उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और बेड पर से एक चादर लाकर उसे ओढ़ा दिया और नीचे झुककर उसके माथे को चूमकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद आकर वो भी अपनी जगह पर लेट गया और अपने और सुनैना जी के बीच हुई बातों को याद करने लगा। फ्लैशबैक। ऋषभ ने सुनैना काकी को अंदर कमरे में लाकर अपने सामने सोफे पर बैठने को कहा और खुद भी उनके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसने उन्हें शादी से लेकर अनुष्का की और उसकी फैमिली की सारी साजिशों के बारे में बता दिया, जिसमें ना चाहते हुए भी मानवी को मोहरा बनना पड़ा। सब कुछ जानने के बाद सुनैना काकी मन में नवीन जी के लिए बहुत नफरत पैदा हो गई। अगर उनका बस चलता तो वो अपने इलाज में खर्च हुए सभी पैसों को उनके मुंह पर उठाकर फेंक मारती, लेकिन इस वक्त उनके हालात ऐसे नहीं थे। साथ ही अब उनके दिल में भी ऋषभ के लिए खटाश पैदा हो रही थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही लग रहा था कि ऋषभ ने अपने किसी मतलब के लिए ही मानवी को अपने साथ रख रखा है। और अपने अंदाजे को सही होता देखकर उन्हें इस वक्त ऋषभ से चिढ़ हो रही थी। इसीलिए वो ऋषभ से व्यंग्य में मुस्कुराते हुए बोली, मतलब मेरा अंदाजा सही था। आपने भी अपने मतलब के लिए मेरी मानवी को जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि आप जैसे बड़े लोग बिना मतलब के किसी से बात तक नहीं करते, वो एक अनाथ लड़की को अपने घर पर कैसे रख सकते हैं। खैर, अब तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए और अनुष्का को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो फिर अब मेरी मानवी को मेरे साथ जाने दीजिए। वादा करती हूँ उसकी तरफ से आपको भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर उठने लगती है कि ऋषभ कड़कड़ाती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, रुकिए, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती आप यहाँ से नहीं जा सकती। और रही मानवी को यहाँ से ले जाने की बात, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप यहाँ से जाना चाहे तो जा सकती है, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन मानवी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और फिर भी अगर आपने मेरी बात न मानकर उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की, तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ऋषभ ने ये सभी बातें बेहद गुस्से में कही थी। बेशक उसे सुनैना जी के मानवी को उससे दूर ले जाने की बात पसंद नहीं आई थी। मानवी को अपने से दूर जाने के ख्याल से ही उसका दिल दुखता सा महसूस हो रहा था। एक बेचैनी ने उसे घेर लिया था और चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। बेशक अगर यहाँ पर सुनैना जी की जगह कोई और होता तो उसका हाल भी शायद मुरली जैसा ही होता या उससे भी बदतर। ऋषभ की बात सुनकर सुनैना जी पलटकर उसकी ओर देखती है, लेकिन उसे इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए वो डर जाती। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे ऋषभ को इतना गुस्सा आ गया। वो हिम्मत करके ऋषभ से बोली, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है ऋषभ जी, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। ऐसे में इस अनचाही शादी में रहने से आपका क्या फायदा, जिसमें ना तो आपकी मर्जी शामिल है ना ही मेरी मानवी की। और फिर मेरी मानवी जब आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो क्यों उसे जबरदस्ती अपने साथ रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर ऋषभ ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली और आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। फिर थोड़ा शांत होकर सुनैना जी से बोला, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करना चाहता हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे, नहीं रह सकता उसके बिना एक भी पल। जिस वक्त पहली बार उसे देखा था उसी वक्त ये दिल उसका हो गया था। आपके उस ईश्वर की इच्छा से हम पहले ही शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन मेरे प्यार के आगे ये शादी, ये वचन, ये बंधन कोई मायने नहीं रखते। अगर मानवी से मेरी शादी भी नहीं हुई होती तो भी प्यार के चलते मैं उसे अपने साथ जरूर रखता, चाहे मुझे उससे जबरदस्ती शादी ही क्यों ना करनी पड़ती। क्योंकि मेरे प्यार में जहाँ उसके लिए बेपनाह प्यार है, वहीं उसके प्यार को पाने के लिए बेइंतहा जुनून भी है।
इसलिए आज आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, आगे से मानवी को मुझसे दूर करने की बात मत कीजिएगा। आप मानवी की काकी है, वो आपको माँ की तरह मानती है, इसीलिए मैं भी आपकी उतनी ही इज़्ज़त करता हूँ। वरना आपकी जगह अगर किसी और ने मुझसे अलग रहने की बात की होती तो शायद अब तक मेरे सामने नहीं होता। मैं चुप हूँ क्योंकि मानवी पहले से ही मुझे गलत समझती है, तो मुझे कुछ प्रूव भी नहीं करना है। हाँ, हूँ मैं गलत, तो इसमें क्या गलत है? अपने प्यार से प्यार करना, उसे अपने पास रखना, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर सुनैना जी हैरान रह गई। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उनकी मानवी को इस हद तक प्यार कर सकता है कि वो अपने पास रखने के लिए किसी के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार है। पर फिर भी उनके मन में अतीत की कुछ बातों को लेकर डर था, इसीलिए वो ऋषभ से बोली, ठीक है, मान लिया कि आप मानवी से प्यार करते हैं, लेकिन किस हद तक बोलिए, मैं जानना चाहती हूँ, आपके प्यार की हद क्या है? कल को अगर आपके सामने मेरी मानवी के अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुल जाएं जो आपको उससे अलग करने के लिए मजबूर करे, तो क्या आप उसका साथ छोड़ देंगे या फिर उसके हर दर्द तकलीफ में उसके हमदर्द बनकर उसके साथ खड़े रहेंगे? ये औरों की तरह पीठ दिखाकर उससे कन्नी काट लेंगे? तो ऋषभ उनके पास आकर उनकी आंखों में देखकर बोला, देखिए, क्या दिख रहा है मेरी आँखों में? मैं नहीं जानता मानवी के लिए मेरे इश्क की हद क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि अब मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवी का नाम होगा। मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा दीवानापन, मेरी दीवानगी जो होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवी के लिए होगी। और रही अतीत की बात, सुनैना जी के हाथ पर हाथ रखते हुए, तो वादा करता हूँ, अतीत का चाहे कोई कैसा भी पन्ना क्यों ना हो, वो कभी मेरे प्यार पर भारी नहीं पड़ेगा। मेरा प्यार ताउम्र मानवी के लिए ऐसे ही बना रहेगा। कोई भी दर्द तकलीफ़ मेरे रहते उसे छू भी नहीं पाएगी। ये वादा है मेरा आपसे। ऋषभ का मानवी के लिए बेइंतहा प्यार देखकर और उसकी आंखों में उसी प्यार की सच्चाई देखकर सुनैना जी बिना कुछ कहे ऋषभ को गले से लगा लेती है। वो ऋषभ से मानवी को समझाने का कहकर उससे मानवी को अंदर भेज देने के लिए कहती है। वहीं ऋषभ सुनैना जी को अपनी तरफ देखकर खुश होकर वहां से बाहर आ जाता है। इन्हीं बातों को सोचते हुए ऋषभ की नज़र मानवी के चेहरे पर ठहर गई और वो मन में बोला, वादा है तुमसे बीवी, इस पुणे की ट्रिप को तुम कभी नहीं भूलोगी। ये ट्रिप ही हमारे करीब आने का जरिया बनेगी। इस ट्रिप पर हमारे बीच की सभी गलतफहमियां को मैं दूर कर दूंगा और हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करूंगा। और तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी। इतना कहकर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह जब मानवी की आंख खुली तो वो सोफे पर उठकर बैठ गई। तभी उसे अपने हाथ के नीचे कुछ महसूस हुआ, तो उसने नीचे देखा तो वो चादर से कवर थी। ये देख वो सोच में पड़ गई। कल रात को वो सोफे पर बैठी थी तो थकावट से उसकी आंख लग गई थी। फिर उसके ऊपर चादर कैसे आई? कहीं ऋषभ ने तो? सोचते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऋषभ के अलावा कौन हो सकता है इस कमरे में? उसके अलावा ऋषभ ही तो रहता है। तो यकीनन उसे चादर ऋषभ ने ही ओढ़ाई होगी। सोचते हुए उसकी नज़र बेड के पास टेबल पर लगी हुई घड़ी पर गई। उसमें टाइम देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। हे भगवान! आज इतनी लेट कैसे हो गई मैं? अब क्या करूं? 7:30 होने वाले हैं। 8 बजे तक तो सभी नाश्ते पर होते हैं। इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो, जल्दी कर मानवी, जल्दी से फ्रेश हो, फिर तुझे नाश्ता भी बनाना है। खुद से ही कहते हुए वो जल्दी से कबर्ड की तरफ भागी। उसमें से अपने लिए कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त ऋषभ पसीने से भीगा हुआ कमरे में इंटर हुआ। वो इस वक्त जिम करके आया था, इसीलिए उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, जिससे उसकी ऑफ शोल्डर बनियान की उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिस वजह से उसका गठीला बदन, उसके बाइसेप्स उभर कर दिख रहे थे और वो बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा था। वो बिना कमरे में ध्यान दिए सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे सबसे पहले शावर लेना था और अपनी बॉडी से आती हुई पसीने की स्मेल को खुद से दूर करना था। वहीं दूसरी तरफ मानवी ने भी अपने कपड़े लिए और भागकर बाथरूम में जाने लगी। उन दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर नहीं था और वो बेख्याली में ही बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी दोनों अचानक से एक दूसरे से टकरा गए, जिससे ऋषभ को
एकदम पीछे हो गया। वहीं मानवी के हाथ से उसके कपड़े छूटकर जमीन पर गिर गए। साथ ही वो खुद भी पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिर गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने गुस्से में ऋषभ को देखा, जो कि खुद हैरानी से उसे देख रहा था कि वो न जाने यहाँ कहाँ से उसके सामने भूत की तरफ प्रकट हो गई। तभी मानवी झुककर जमीन से अपने कपड़े उठाते हुए गुस्से में उससे बोली, आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चल सकते आप? जो आपको मैं इतनी बड़ी लड़की नहीं दिख रही? एक तो पहले ही मुझे लेट हो गया है, ऊपर से अब आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, साथ में टाइम भी। अब हटिए सामने से। कहते हुए ऋषभ को साइड कर अंदर वॉशरूम में जाने लगी कि तभी ऋषभ ने जल्दी से रिएक्ट करते हुए बाथरूम के दरवाजे पर अपना हाथ अड़ा लिया और उससे बोला, ओ देवी जी, कहाँ? ये बाथरूम में कहाँ घुसी चली जा रही हो? तो मानवी गुस्से में भरी झूठी हंसी हंसते हुए उससे बोली, क्या सच में ही आंखें नहीं हैं अब आपके पास? दिखाई नहीं देता आपको मेरे हाथ में कपड़े हैं ना? तो ऑफकोर्स मैं नहाने ही जाऊंगी, वरना बाथरूम में कोई बैठने तो जाता नहीं है। अब हटिए सामने से, मुझे वैसे ही लेट हो गया है, नीचे जाकर नाश्ता भी बनाना है, वरना आज ब्रेकफास्ट में आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़कर ही काम चलाना पड़ेगा। कहते हुए बाथरूम के दरवाजे पर से उसका हाथ हटाने लगी तो ऋषभ ने अपने हाथ को और कस के दरवाजे से अड़ा दिया और उसे घूरते हुए बोला, ओ देवी जी, फिलहाल तुम लेट हो और ये मेरे नहाने का टाइम है, इसीलिए चुपचाप पीछे हो जाओ। पहले अब मैं नहाऊंगा, मुझे वैसे ही पसीने की वजह से इरिटेशन हो रही है, इसीलिए तुम कुछ वक्त वेट करो। तो मानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे वैसे ही लेट हो गया है, अगर अब और लेट हुई तो नाश्ता नहीं बना पाऊंगी और कुछ ही देर में नाश्ते के लिए सभी परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर आ जाएंगे, इसीलिए आप इंतज़ार कीजिए और पहले नहाने मुझे जाने दीजिए। और वैसे भी आजकल हर चीज़ में लेडीज़ फर्स्ट चल रहा है, तो यहाँ भी पहले मैं ही जाऊँगी। तो ऋषभ ने पहले उसे देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोला, हाँ हाँ, लेडीज फर्स्ट, बेशक हर चीज़ में लेडीज़ फर्स्ट चल रहा है, लेकिन तुम भूलो मत मानवी कि ये कमरा तुमसे पहले मेरा है। यहाँ की हर एक चीज़ पर तुमसे पहले मेरा हक है और उसे यूज करने का भी, इसीलिए इस बाथरूम को पहले मैं यूज करूँगा। वैसे भी लेट तुम हुई हो वो तो इसमें तुम्हारी गलती है, ना कि मेरी। ये वक्त मेरे नहाने का है, इसीलिए फालतू की बहसबाजी छोड़ो और कुछ देर रुको, वरना हम दोनों ही इस तरह से बहस करके लेट होंगे। उसकी बात सुनकर मानवी परेशान हो गई। उसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 7:30 हो गए थे और फिर ऋषभ की तरफ देखा। वो कुछ सोचने लगी, तभी अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं ऋषभ उसके हाव भाव को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी मानवी मुस्कुराते हुए ऋषभ की तरफ अपने कदम बढ़ाकर उससे बोली, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? वहीं ऋषभ भी उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए नाम में अपना सिर हिलाने लगा। तो मानवी मुस्कुरा उठी और उससे बोली, ठीक है, मुझे टेढ़े लोगों को सीधा करना आता है। तो ऋषभ उसे घूरते हुए, क्या मतलब? तो मानवी मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मतलब ये है कि जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर अचानक ही उसने ऋषभ के बाजू को, जो कि दरवाजे से लगी हुई थी, उसी बाजू की अंडर आर्म में गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे एकदम से ऋषभ का हाथ बाथरूम के दरवाजे से हट गया। तो मानवी भागकर जल्दी से बाथरूम में जाने लगी। वहीं ऋषभ शायद इसके इस एक्शन के पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसने उसकी आंखों में चमक देख ली थी, इसीलिए उसे पता था मानवी ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी वैसी शरारत ज़रूर करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने जल्दी से एकदम से पीछे से मानवी की कमर में हाथ फंसाते हुए उसे पीछे खींच लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए और पीछे खींचते हुए ज़मीन पर लेकर गिर गया। ज़मीन पर कारपेट बिछा हुआ था, जिससे उन दोनों को चोट नहीं लगी थी, पर मानवी गुस्से में उसे घूर रही थी, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इस वक्त ऋषभ के ऊपर थी और ऋषभ नीचे जमीन पर बिछे हुए कारपेट के ऊपर। तभी मानवी उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोली, ऋषभ जी, ये क्या हरकत है? छोड़िए मुझे, मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ऋषभ एकदम से उसे लेकर पलट गया। अब मानवी नीचे थी और ऋषभ ऊपर। वहीं उसने मानवी के हाथों की तरफ देखा, जो उसे पीछे की तरफ धकेल रहे थे। तो उसने एकदम से मानवी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके सर के दाएं बाएं करके कारपेट में दबा दिया और उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए उसके चेहरे के करीब आकर धीमी आवाज में उससे बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि तुम मुझे कर रही थी।
और अब तुमने ही मुझे ये हरकत करने के लिए मजबूर किया है। अच्छा खासा मैं तो नहाने जा रहा था, लेकिन तुम ही शरारत करने की चुल मची थी। अब मेरी बारी, पर पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रही हो। कहते हुए उसने अपनी गर्म सांसों को मानवी के मुंह पर छोड़ दिया, जिससे एक पल के लिए मानवी की सांस गहरी हो गई और उसकी आंखें हल्की सी बंद पड़ गई। पर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और गुस्से में ऋषभ से बोली, अभी के अभी हटिए मेरे ऊपर से, वरना मैं माँ को बुलाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि आप मुझे किस तरह परेशान कर रहे हैं और आपकी वजह से ही मैं आज इतनी लेट हुई हूँ नीचे आने में। तो ऋषभ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर वापस से उसके चेहरे की तरफ झुका, जिससे मानवी की आंखें बड़ी हो गई। उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उससे हल्का सा अपना चेहरा घुमा लिया। ऋषभ की करीबी से उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी ऋषभ ने जब उसका गुलाबी होता हुआ चेहरा देखा तो वो उसके चेहरे से 2 इंच की दूरी पर रुक गया और उससे बोला, ठीक है, बुला लो माँ को, मैं भी देखता हूँ वो यहाँ आकर हम दोनों को इस पोजीशन में देखकर क्या कहती है। और रही तुम्हारी शिकायत की बात, तो क्या कहोगी तुम उनसे? मैं किस तरह परेशान कर रहा हूँ तुम्हें, मैंने किस तरह तुम्हें नीचे आने में लेट करवाया, बोलो, क्योंकि तुम्हारी ये बातें तो कुछ और ही बातों की तरफ इशारा कर रही है। आई एम डैम श्योर कि जब माँ तुम्हारी बातें सुनेंगी तो उनका दिमाग भी उन्हीं बातों की तरफ जाएगा। अब नई नई शादी हुई है तो ऐसे में कौन सा कपल हर रोज वक्त पर उठ पाता है, तो देखना माँ तुम्हारी बातों को सुनने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं कहेगी। उसकी बात सुनने के बाद मानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पास अब कहने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो खामोश पड़ गई। तभी ऋषभ उससे बोला, आगे से मुझसे उलझने से पहले सोच लेना, क्योंकि मैं वो शेर हूँ जिसके कब्जे में अगर कोई जंगली बिल्ली आ जाए तो वो उसका शिकार करे बगैर उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए संभाल कर मिस मानवी, कहीं मुझसे उलझने के चक्कर में तुम मेरा। इतना कहकर उसने अपनी बात को अधूरी छोड़ दी और मानवी को चिढ़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से से उसे घूरने लगी। वहीं ऋषभ उसे अनदेखा कर बाथरूम में जाने लगा कि तभी अचानक ही मानवी ने उसके पैरों में अपना पैर अड़ा दिया, जिससे ऋषभ मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वो उठकर मानवी को देखने लगा, पर तब तक मानवी तेजी से उठकर बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। वो अंदर से बाथरूम से चिल्लाते हुए ऋषभ से बोली, आप शेर है तो भूलिए मत, मैं भी उस लोमड़ी से कम नहीं हूँ जिसने शेर को अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर कुएं में धकेल दिया था। इसीलिए मुझसे उलझने से पहले आप भी आइंदा 100 बार सोच लीजिएगा मिस्टर ऋषभ सहगल, कहीं मुझसे उलझना आपको भारी न पड़ जाए। उसकी बात सुनकर ऋषभ गुस्से से बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरने लगा, फिर मुस्कुरा उठा और अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बालकनी की तरफ चला गया। मानवी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई और सीधी किचन में चली गई, तो सामने जानवी जी पहले ही किचन में मौजूद थी। ये देखकर मानवी की नज़र झुक गई। उसे खुद पे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं जानवी जी की नज़र उस पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, अरे मानवी बेटा, उठ गई तुम? आ जाओ चलो, मैं अभी तुम्हें उठाने के लिए ही भेज रही थी रमा को। पर अच्छा है तुम खुद ही उठ गई, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, क्योंकि तुम कभी इतनी देर से नहीं उठती। तो मानवी अंदर आते हुए उनसे बोली, सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आज आंखें नहीं खुली और उठने में देरी हो गई। आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आप मुझे बताइए नाश्ते में क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। तो जानवी जी कुछ देर के लिए उसे देखने लगी, फिर उससे बोली, बेटा मानवी, माना तो इस घर की तुम बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें इस घर की बहू ही मानते रहे। हम तुम्हें इस घर की बेटी मानते हैं, दीपिका की तरह समझते हैं तुम्हें, इसीलिए तुम्हें इतना एम्बेरेस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम देर से उठो चाहे जल्दी, इसके लिए हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। रही नाश्ते की बात, तो वो मैंने बना दिया है, और अगर तुम नहीं भी बना पाती हो या मैं नहीं बनाती हूँ तो कोई बात नहीं, घर में इतने सारे नौकर किस लिए हैं, वो बना देंगे। तुम्हारे अलावा भी इस घर में बाकी के लोग रहते हैं, इसीलिए नाश्ते लंच डिनर के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर में बिल्कुल उसी की तरह रहो जैसे दीपिका रहती है, समझी तुम? उनकी बात सुनकर मानवी की आंखें भर आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना अच्छा ससुराल या इतनी अच्छी सास मिलेगी, जो उसे अपनी बेटी की तरह समझेगी और अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेगी। वरना आज के ज़माने में ऐसी सास मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी दीपिका एकदम से ऋषभ से बोली, भाई आपके ऑफिस के पास जो हॉल है ना,
उसमें एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी लगी है। प्लीज़ आप मुझे और भाभी को लेकर चलो ना वहाँ। मुझे वो मूवी देखनी है और भाभी के लिए भी घर से बाहर निकलना हो जाएगा। वैसे भी जब से वो शादी करके आई है तब से कहीं घूमने फिरने गई ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी लोग इधर-उधर देखने लगे। फिर उन्होंने ऋषभ की तरफ देखा। वहीं ऋषभ मानवी की तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा दीपिका की बात सुनकर सफ़ेद पड़ गया था। तभी जाह्नवी जी भी दीपिका की बात को सपोर्ट करते हुए ऋषभ से बोली, हाँ ऋषभ, दीपिका सही कह रही है, तू लेकर जा मानवी को कहीं बाहर घुमाने फिराने के लिए। मैं तो कहती हूँ शाम को मूवी देखने के बाद तुम लोग डिनर भी करके आना और साथ में थोड़ा बाहर घूम के भी, जिससे मानवी का मन भी ठीक हो जाए और वो यहाँ मुंबई में भी फेमिलियर हो जाए। वैसे भी उसे यहाँ आए वक्त ही कितना हुआ है, ना ही उसने यहाँ कुछ देखा है ठीक से। और दीपिका तुम दोनों के साथ रहेगी तो मानवी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तू तो ज़्यादा कुछ बोलता है नहीं, तो उसे कंपनी दीपिका की मिल जाएगी बातें करने के लिए। उनकी बात पर सभी लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी मानवी कुछ कहने की कोशिश करते हुए जाह्नवी जी की तरफ देखकर बोली, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी। वैसे भी ऑफिस के बाद थकान हो जाती है तो कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता, मैं वापस घर आ जाऊँगी। दीपिका चली जाएगी मूवी देखने के लिए इनके साथ। उसकी बात पर जाह्नवी जी कुछ कहती कि तभी दादी उससे बोली, पर बहू, तुम्हें ऑफिस में काम करने की ज़रूरत ही क्या है जिससे तुम इतना थक जाती हो? तुम ऑफिस की मालकिन हो तो तुम्हें वहाँ आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें काम करना है तो उस हिसाब से करो जितना काम तुम्हें कंफर्ट फील कराए। अपनी बॉडी को इतना प्रेशर मत डालो कि, और हाँ, घूमने फिरने तो तुम आज जाओगी ही, क्योंकि उससे थकान होती नहीं है बल्कि बॉडी को रिलैक्स फील होता है, साथ ही मन भी फ्रेश हो जाता है। इसीलिए मैं भी जाह्नवी बहू के सपोर्ट में हूँ। दिन भर घर में ऑफिस में रहने के बाद थोड़ा तो बाहर निकलो, ऋषभ के साथ समय बिताओ, और आज से अच्छा मौका शायद ही फिर मिले। तो जाओ आज तुम घूमने, हमारी तरफ से आज तुम बिल्कुल फ्री हो। उनकी बात से मानवी कुछ कह ही नहीं पाई और चुप रह गई। तभी ऋषभ बोला, ठीक है, फिर आज जब हम लोगों को बाहर जाना फिक्स है तो फिर आज हम ऑफिस से जल्दी निकलेंगे। दीपिका की तरफ देखकर, दीपू तू 5 बजे ऑफिस पहुंच जाना, वहीं से हम लोग हॉल के लिए निकलेंगे। तो दीपिका ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके अपने अपने काम के लिए चले गए। ऋषभ अपने ऑफिस पहुंच गया तो मानवी भी उससे कुछ 5 मिनट की देर बाद ऑफिस पहुंच गई और अपनी केबिन में जाकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद निशा भी ऑफिस आई। अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले ऋषभ के केबिन में ही चली गई। वहीं पायल मानवी के पास आ गई, जहाँ उसे मानवी ने मूवी के बारे में बताया तो वो भी मानवी के साथ जाने की जिद करने लगी। तो मानवी ने भी बेमन से मूवी जाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि उसने सोचा था कि वो पायल के बहाने से मूवी जाने से रुक जाएगी और वो दोनों बहनें बहाना बनाकर कहीं शॉपिंग के लिए चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो पायल खुद भी मूवी देखने की जिद करने लगी थी, तो उसे बेमन से हामी भरनी ही पड़ी। असल बात ये थी कि उसे हॉरर मूवी पसंद नहीं थी, उसे भूतों से डर लगता था। पर अब ये बात वो ऋषभ के सामने कैसे बोले? उसकी बात सुनने के बाद यकीनन ऋषभ उसका मजाक जरूर उड़ाता। जैसे ही शाम हुई तो दीपिका ऑफिस पहुंच गई और पार्किंग में ऋषभ और मानवी का वेट करने लगी। मानवी भी पायल के साथ पार्किंग में आ गई। उसने पायल को दीपिका से मिलवाया और दोनों की चुलबुली बातें और मजाकिया नेचर दोनों को बहुत काम आया, जिससे दोनों ही कुछ ही पलों में एक दूसरे के साथ घुल मिल गई। अब वो तीनों ऋषभ का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों में उन्हें ऋषभ भी आता दिखा, लेकिन उसके साथ आते हुए इंसान को देखकर दीपिका का मुंह बन गया और वो खुद पायल के कान में बोली, आ गई चुड़ैल। कभी कभी मुझे लगता है मुझे हॉरर मूवी देखने की क्या ज़रूरत है, जबकि जीती जागती चुड़ैल मेरे सामने मेरे भाई से चिपकी रहती है। तो उसकी बात पर पायल हंसने लगी और दीपिका से बोली, सच कहा, इसके चेहरे को धोकर इसके चेहरे से जब इसका किलो भार मेकअप उतर जाए ना, तो इसके पीछे चुड़ैल का ही चेहरा निकल कर आएगा। पता नहीं ऋषभ सर को इसमें क्या दिखा जो वो इस चुड़ैल को अपने साथ झेल रहे हैं। कहते हुए उसने ऋषभ की तरफ देखा, पर उसकी नज़र उधर ही रुक गई और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ऋषभ के पीछे पीयूष चलकर आ रहा था। तभी ऋषभ आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। फिर पीयूष और निशा की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दोनों भी हमारे साथ मूवी के लिए चल रहे हैं। निशा के घर पर कोई नहीं है और वो अलोन भी महसूस कर रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वो हमारे साथ मूवी देखने चल सकती है, तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया।
और पीयूष वो मेरे साथ जाता ही है, इसीलिए तुम लोग कंफर्टेबल तो हो ना पीयूष और निशा के साथ आने से। तो मानवी ने एक नज़र निशा की तरफ देखा जिसे ऋषभ की एक बाह को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी, फिर उसने अपनी नज़र घुमा ली। वहीं दीपिका अपने भाई की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में चिढ़ान भरी मुस्कुराहट के साथ ऋषभ और निशा की तरफ देखकर बोली, हम तो कंफर्टेबल है भाई, हमारे साथ कोई भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई च्युइंगम गम की तरह हमसे चिपकता नहीं है। लेकिन आप अपना सोचो, क्या आप कंफर्टेबल हो या नहीं? क्योंकि जिस तरह निशा आपसे चिपकी हुई है, मुझे लग रहा है फेविकोल का मजबूत जोड़ अपने ऊपर अप्लाई ही कर लिया है, जिसका एग्जाम्पल आप और निशा है हमारे सामने। उसकी बात से पीयूष और पायल मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं निशा के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। दूसरी तरफ ऋषभ खुद भी निशा की करीबी से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन वो चाहता था कि मानवी उसकी तरफ देखे और वो निशा को उससे अलग होने को कहे, लेकिन वो है कि उसने ऋषभ की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया, जिस वजह से ऋषभ को मानवी पर गुस्सा आ रहा था। पर फिलहाल दीपिका की बात सुनकर उसने खुद ही निशा के हाथों को अपनी बाजू से हटा दिया और निशा गुस्से में सिर्फ दीपिका और बाकी सबको घूरते ही रह गई जो उस पर हंस रहे थे। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए, मूवी हॉल के लिए निकल गए। ऋषभ चाहता था कि मानवी उसके साथ आगे फ्रंट सीट पर बैठे, बट जब मानवी पीछे बैठ गई और निशा आगे बैठने लगी तो ऋषभ ने उसे भी पीछे बैठने को बोल दिया और पीयूष को अपने साथ आगे ले लिया, ये कहकर कि पीछे तीनों लड़कियों के साथ बैठने पर पीयूष कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो भी पीछे बैठ जाए और पीयूष उसके साथ आगे बैठेगा। कुछ ही देर में सभी लोग मूवी हॉल में पहुंच गए तो ऋषभ ने पीयूष को कुछ इशारा किया, जिस पर पीयूष ने अपनी पलकें झपका दी और वो तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही पल में सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। यहाँ मानवी ऋषभ के बगल में बैठी हुई थी और मानवी के बगल दीपिका और दीपिका के बगल पायल और पायल के बगल में पीयूष। वहीं ऋषभ के बाएं साइड मानवी थी तो दाएं साइड निशा बैठी हुई थी। निशा ने लड़ झगड़ कर वो सीट पीयूष से ले ली थी, वरना वो सीट पीयूष की थी और पायल के बगल वाली सीट निशा की थी। पर निशा को कहाँ चैन था, वो कैसे ऋषभ से दूर रह सकती थी, इसीलिए वो जानबूझकर ऋषभ के बगल बैठ गई, ये बोलकर कि उसे हॉरर मूवी से डर लगता है। उसकी इस बात पर ऋषभ ने उस पर गुस्सा किया। अगर उसे हॉरर मूवी से डर लगता है तो वो यहाँ क्यों उनके साथ मूवी देखने आ गई। तो निशा ने मासूम बनते हुए बहाना बना दिया था कि उसे अकेला नहीं रहना था, इसीलिए वो जानबूझकर उन लोगों के साथ आ गई। जिसके बाद ऋषभ कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि निशा की हरकतों से वो कुछ न कुछ तो समझ ही रहा था। फिलहाल मूवी चल रही थी और सब लोग शांति से मूवी एंजॉय कर रहे थे, पर ऋषभ को वो मूवी की जगह मानवी के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिसने अपना सर झुका रखा था। वो सामने स्क्रीन की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, साथ ही उसने कुर्सी के हैंडल्स को अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था, जिनसे लग रहा था कि वो आज कुर्सी के हैंडल्स में छेद करके ही रहेगी। ऋषभ उसकी हर एक हरकत को बड़ी बारीकी से देख रहा था, जिससे उसे समझ आ रहा था कि मानवी को हॉरर मूवी से डर लगता है। उसने मानवी के हाथ की तरफ देखा, वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखने को हुआ कि तभी अचानक से निशा चिल्ला पड़ी और उसने अपने दोनों हाथों से ऋषभ की बाजू को कसकर थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ऋषभ से लिपटे हुए बोली, ऋषभ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चुड़ैल वो कितने भयानक है ऋषभ, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ कुछ करो, यहाँ से बाहर चलो, मुझे नहीं देखना ये मूवी। प्लीज़ ना, हम दोनों बाहर चलते हैं, बाकी जिसे देखनी है उन्हें देखने दो। उसकी इस बात को सुनकर दीपिका, जो कि मानवी की बगल में बैठी हुई थी, उसके चिल्लाने से डिस्टर्ब हो गई थी। वो लगभग चिल्लाते हुए उससे गुस्से में निशा से बोली, अरे यार निशा, तुम्हें जब हॉरर मूवी से इतना डर लगता है तो क्यों आई यहाँ देखने। लगभग 1 घंटे की मूवी में तुम 25 बार चिल्ला चुकी हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ आने की। ना तो खुद मूवी एंजॉय कर रही हो, ना हमें करने दे रही हो। और क्या बोला तुमने, तुम्हें उस चुड़ैल से डर लग रहा है। अरे उस चुड़ैल से ज़्यादा भयानक तो तुम हो और तुम्हारी चीखें हैं। उस चुड़ैल को देखकर कोई नहीं डरेगा जितना तुम्हारी चीखों को सुन सुनकर कोई मर जाएगा। इसीलिए प्लीज़, मूवी नहीं देख सकती तो शांत हो जाओ, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो तुम।
जो भाई तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाएंगे। भगवान ने 2 पैर दिए हैं, उनसे चलकर जा सकती हो। अगर अब तुम चीखी ना तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वापस सामने मूवी देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर निशा का मुंह रुआंशा हो गया। वो ऋषभ की तरफ देखते हुए रोती हुई सी आवाज में दीपिका की शिकायत करते हुए बोली, देखा तुमने ऋषभ, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। अरे मुझे डर लग रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती। क्या मैं अपने डर के बारे में तुमसे भी नहीं कह सकती। तुम दोस्त हो मेरे, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, इनफैक्ट उसे भी। पर वो उल्टा मुझे सुना रही है। तो ऋषभ उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ निशा, गलती तुम्हारी है। जब तुम्हें हॉरर मूवी से इतना डर लगता है तो फिर क्यों आई तुम देखने। अकेला फील हो रहा था तो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाती, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती। दीपिका को हॉरर मूवी बहुत पसंद है। जब कोई उसकी पसंदीदा चीज़ में उसे डिस्टर्ब करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो हर किसी को सुना देती है, ये भी नहीं देखती कि उसके सामने कौन है। इसीलिए मैं उसे फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, वरना वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम्हें कह सकता हूँ, या तो तुम शांत होकर यहाँ बैठो या फिर अभी घर चली जाओ। मैं तुम्हारे पीछे अपनी बहन को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। वो यहाँ मेरे साथ आई है मेरे भरोसे, समझी तुम। और अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइवर को कॉल करके बुला सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो तुम्हें तुम्हारी किसी फ्रेंड के घर छोड़ देगा। इतना कहकर वो सामने मूवी देखने लगा वापस से। साथ ही उसे निशा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो मूवी देखते हुए तिरछी नजरों से मानवी की तरफ देख रहा था, जिसने अपना सर झुकाकर अपनी आंखों को बंद कर रखा था। वहीं निशा गुस्से में उसे घेर रही थी। इतनी देर से वो भूतों से डरने का नाटक इसीलिए तो कर रही थी ताकि ऋषभ का ध्यान अपनी तरफ कर सके, वो उसे मानवी से दूर कर सके। लेकिन ऋषभ पता नहीं किस मिट्टी का बना था, जो उसका ध्यान मानवी से उठकर उसकी तरफ जा ही नहीं रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और गुस्से में ऋषभ की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर मुझे लेने आ गया है, मैं खुद चली जाऊंगी। ना ही मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इतना कहकर गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद ऋषभ ने तिरछी नज़रों से पीयूष की तरफ देखा, तो उसने ऋषभ की तरफ देखकर अपना अंगूठा दिखा दिया। तो ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो वापस सामने देखने लगा। तभी सामने स्क्रीन पर एक ऐसा सीन आया जिसमें से जोर-जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, साथ ही किसी के रोने चिल्लाने की भी। और एक चुड़ैल सामने स्क्रीन पर दिखाई दी जो बहुत ही भयानक थी। उन भयानक चीखों से मानवी ने अपनी आंखों को और कस के बंद कर लिया। वो अपनी आंखों को जरा भी नहीं खोल रही थी और उसने अपनी पकड़ को कुर्सी के हैंडल के ऊपर और कस दिया, जिससे उसके हाथ की हथेली में दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहाने को तैयार थे कि तभी अचानक उसे अपने हाथ पर एक जाना-पहचाना एहसास महसूस हुआ। इसी के साथ ही किसी ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया, जिससे मानवी की आंखें हल्की सी खुल गई। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलकर सर घुमाकर देखा तो ऋषभ मुस्कुराकर उसे देख रहा था और उसने उसके हाथ को मजबूती से थाम रखा था। तभी ऋषभ ने उसके हाथ को छोड़ा और अपने हाथ को उसके कंधे पर ले जाते हुए उसे कंधे से पकड़कर उसे खींचते हुए अपने करीब कर लिया, जिससे मानवी का सर आकर उसके सीने से लग गया। वहीं मानवी हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। तभी ऋषभ उससे बोला, जब हर हॉरर मूवी से इतना डर लगता है तो अब तक खामोश क्यों बैठी थी तुम। मुझे बोल देती ना, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता। यूँ दूसरों के लिए खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, समझी तुम। तो मानवी ने अपना सर झुका लिया और ऋषभ से बोली, वो मुझे डर था कि कहीं दीपिका निशा की तरह मुझ पर भी ना चिल्ला दे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे मूवी देखने में डिस्टर्ब हो, इसीलिए खामोश थी। लेकिन मुझसे अब ये मूवी सहन नहीं हो रही। तो ऋषभ उससे बोला, तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम इस मूवी को देखो और इसे सहन करो। तुम बस मेरे सीने से सर लगाए खामोश चुपचाप बैठी रहो और इसे इन सॉन्ग्स को सुनो। इतना कहकर उसने एक हाथ को अपनी पॉकेट में डाला और उसमें से एयरफोन्स निकालकर ईयरफोन उसने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और मानवी के कानों में लगा दिया और अपने फ़ोन में सॉन्ग बजा दिए। तभी मानवी ने सॉन्ग रोक दिए और ऋषभ की तरफ देखकर बोली, आप मुझे इतना कंसर्न दिखा रहे हैं अभी, लेकिन बाद में मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। मुझे यूँ आपकी झूठी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं कि बाद में आप फिर मेरा मजाक उड़ाएं। तो ऋषभ ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसके सर पर हल्की सी टपली मार दी और उससे बोला, तुम बिल्कुल पागल हो क्या। तुमने मुझे इतना बुरा समझ रखा है कि
मैं तुम्हारे डर को सहारा बनाकर तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। अरे हम लोग इंसान हैं, तुम हो या मैं हूँ, हम लोगों को एक ना एक डर होता है। जिस तरह तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है, उसी तरह मुझे भी कई चीजें हैं जिनसे डर लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बातों का सहारा लेकर एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। इतना गया गुजरा इंसान नहीं हूँ मैं, समझी तुम। अब शांति से सॉन्ग सुनो और आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मूवी खत्म हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। इतना कहकर उसने गाना दोबारा चालू कर दिया और मानवी कसकर वापस अपने सीने से लगा लिया। वहीं मानवी आंखें बंद कर बैठ गई और सॉन्ग्स को फील करने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।